हेलो स्टूडेंट्स। सो जेई एडवांस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं जिनके अंदर वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो इस वीडियो के बाद में आपका चैप्टर का रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेशन को इन्वॉल्व किया है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर पैरामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल मतलब सीएफटी की आपको अच्छी नॉलेज देखने को मिलेगी सेकंड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन जो है उससे वर्नर थ्योरी का आइडिया आपने को मिलेगा एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस भी इसके अंदर पूछे हुए हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं एब्जॉर्ब वेवलेंथ कंपैरिजन करा रहा है। इसका मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी गैप से क्वेश्चन है। चिलेट रिंग से स्टेबिलिटी, कलर्ड कौन से कंपाउंड कलर्ड होते कौन से नहीं होते, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि सबसे लेंदी भी है उसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को इन्वॉल्व किया है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, टोटल आइसोमर्स कितने हैं, ज्योमेट्रिकल कितने हैं, सिस फॉर्म कितनी हैं, ट्रांस कितनी हैं। तो इस टाइप का एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन अपन ने लिया है। तो यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद में इस चैप्टर का आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी एंड इवन मोर कॉन्फिडेंस जो है आपको फील होगा। तो पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड इस सीरीज़ के अंदर हम इस चैप्टर के साथ में बहुत सारे चैप्टर लेके आने वाले हैं जिसके अंदर वी विल फाइंड द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके थ्रू आपके चैप्टर का रिवीजन तो होगा ही लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है सॉल्व्ड क्वेश्चन की और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी एंड दैट लिंक विल बी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, लेट अस कंटिन्यू द क्वेश्चंस, लेट अस डू इट। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी गिवन है, पेयरिंग एनर्जी भी गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ डिवाइड बाई 10⁻³ तो डेल्टा ओ फाइंड आउट करने के लिए CFSE की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कोबाल्ट +2 का कॉम्प्लेक्स है विच इज़ 3D7 और जो लीगेंड्स है वो वीक फील्ड लीगेंड है। वीक फील्ड लीगेंड है इसका मतलब हमें पेयरिंग नहीं करानी है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन वी कैन सी जब स्प्लिटिंग होगी तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग आप नहीं कराते तो 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7 एंड यहाँ पे देखें तो इट इज़ -0.4 इंटू डेल्टा एंड दिस इज +0.6 इंटू डेल्टा। तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने का है वो ये है कि पेयर पहले भी दो थे और बाद में भी दो ही पेयर हैं, नया कोई पेयर फॉर्म नहीं हुआ है। इफ़ नो न्यू पेयर इज फॉर्म्ड तो इसलिए पेयरिंग एनर्जी का कोई रोल नहीं है CFSE कैलकुलेशन के अंदर। अगर एक एक्स्ट्रा पेयर बना होता देन इन दैट केस हम पेयरिंग एनर्जी काउंट करते। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिगेंड्स जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड होते विच इज इन द केस ऑफ COH2O6 3+, अगर ऐसा होता तो उस केस के अंदर हम पेयरिंग कराते एंड देन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता ऊपर तो एक पेयर नया बन जाता तो पेयरिंग एनर्जी उस केस में हम काउंट करते, राइट। बट फॉर दिस केस आपको पेयरिंग एनर्जी काउंट नहीं करनी है। सो CFSE विल बी, देखो 1 2 3 1 2 इनकी तो कैंसिल ही हो जाएगी। D5 की CFSE 0 होती है बट यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से CFSE आएगी। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 2 इंटू -0.4 डेल्टा ओ विच इज कमिंग टू बी -0.8 डेल्टा ओ। CFSE इज ऑल्सो गिवन विच इज 7200। 7200 जो है वो हमेशा रिलीज होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो उसके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा ऑफ फाइंड आउट करेंगे तो 720010 डिवाइड बाई 8 तो विच इज़ कमिंग एज 9 इंटू 10⁻³ तो जो हमारा आंसर होगा आंसर हो जाएगा 9। सो 9 इज द राइट आंसर। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें दोनों चीज़ें पूछी है, मैग्नेटिक नेचर भी और इनर या आउटर ऑर्बिटल है। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत फेमस है। 2024 में भी ऐसे 2 सवाल आए हैं और पहले भी आते रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कैसे देखना है, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल के लिए हम देखें तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इफ़ द हाइब्रिडेशन कम्स टू बी D2sp3 तो वो इनर ऑर्बिटल, अगर sp3d2 है तो वो आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा। उसके बाद में पैरामैग्नेटिक तो हम सिंपली कंपेयर कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो पैरा हो जाएगा। फर्स्ट केस की बात करते हैं, दिस इज D8 और यहाँ पे लिगेंड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इट विल बिकम sp3 टेट्राहेड्रल और इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हुए हैं तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक, तो मतलब ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट केस की बात करें FeCN6 K3 FeCN6
तो इट बिकम्स D6 क्योंकि Fe+3 है और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी D2sp3 और ये ऑक्टाहेड्रल होगा एंड ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। थर्ड केस की बात करें K3Cr तो K3Cr में Cr+3 हो जाएगा विच इज़ D3 और यहाँ पर लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो D3 के केस में हमेशा ही हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो D2sp3 होती है इरेस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड और ये पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि पहले से ही 2 ऑर्बिटल खाली है। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं K2PtCl4 D8 कॉन्फ़िगरेशन है। D8 कॉन्फ़िगरेशन है K2PtCl4 की D8 एंड यहाँ पर जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। तो इस बार पेयरिंग होगी तो इट विल बिकम DsP2 स्क्वायर प्लेनर एंड यहाँ पे पेयरिंग हुई है इसलिए डायमैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट Na2FeCN5NO तो NO इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +2 -5 +1 तो +2 आ जाएगी यहाँ पे। सो +2 मतलब D6 हो गया और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे तो मतलब पेयरिंग हो जाएगी। हाइब्रिडेशन तो D2sp3 बन जाएगा बट वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा तो हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट केस की बात करें FeH2O5NO ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर NO+1 में है तो Fe+1 हो गया। Fe+1 हो गया तो मतलब एक तरीके से वो D6S1 हो गया तो इट विल बिकम D7 और लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी तो इट इज sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक है। तो ये हमारा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स की। तो कोबाल्ट +3 में है मतलब इट विल बिकम D6 एंड लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर D2sp3 होगा। D2sp3 के साथ में इट विल बी इनर ऑर्बिटल एंड डायमैग्नेटिक तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट केस की बात करें कोबाल्ट +2 में है। यहाँ पे +2 में है मतलब D7 और लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी बट यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक। तो ये इनर ऑर्बिटल भी हो गया और पैरा भी हो गया तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट केस की बात करें CuNH3 4SO4 विच इज़ D9 है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है टोटल D ऑर्बिटल्स के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं सो दैट हमें एक वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए राइट। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होता है तो इट विल बी हैविंग DsP2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक राइट। तो ये भी अपना आंसर होगा। तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। सो 4 इज़ द राइट आंसर। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। इसमें वर्नर थ्योरी भी यूज़ हुई है, इसमें आइसोमेरिज्म भी यूज़ हुआ है और इसमें CFSE का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Ag+ हमने एक्सेस में ले रखा है। 1 मोल AgCl मिल रहा है, 1 मोल AgBr मिल रहा है। दैट मीन्स 1 Cl एंड 1 Br आर आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स। तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ बिकॉज कोबाल्ट +3 में है और अमोनिया तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहेंगे। एंड 1 Cl एंड देन देर आर Cl एंड Br आउटसाइड। ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करें CO अगेन NH3 5। यहाँ पे अपन देख रहे हैं 2 AgCl के मोल मिल रहे हैं। दैट मीन्स 1 Br इज इनसाइड एंड Cl2 इज आउटसाइड। उसके बाद थर्ड की बात करें 1 AgCl मिल रहा है तो CO NH3 4 Br Cl और यहाँ पे एक Cl आउटसाइड आ जाएगा। ठीक है। सो ये 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड A है, ये B है और ये C है। अब इसमें अपने को इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व करने। कंपाउंड A एंड B आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। A एंड B आयोनाइजेशन आइसोमर है। यस बिल्कुल सही बात है क्योंकि अपन देख रहे हैं दे विल बी गिविंग डिफरेंट आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन राइट। तो इसमें आंसर A जो है वो ठीक है। उसके बाद B की बात करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A एंड B आर ऑलमोस्ट सेम। तो ये बात भी ठीक है क्योंकि दोनों जो है सेम नंबर ऑफ आयंस दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर राइट। एंड द सॉल्यूशन जो है उनकी मोबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑलमोस्ट ही बोला उसने, एग्जैक्ट सेम तो नहीं बोला, ऑलमोस्ट सेम है राइट। कंपाउंड A-B-C डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो A तो GI शो नहीं करेगा, Ma5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है। B भी शो नहीं करेगा लेकिन C जो है वो शो करेगा विच इज Ma4BC। यहाँ पे सिस और ट्रांस बन सकते हैं। B और C को आप 90 डिग्री पे भी रख सकते हो, 180 पे भी रख सकते हो। दे बोथ विल बी डिफरेंट केसेस। तो इसमें C जो है दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली।
ऑर्डर ऑफ CFSE वैल्यूज फॉर, ये ऑर्डर दे रखा है, ए की सबसे ज़्यादा, देन बी, देन सी। देखिए CFSE जो होती है ना, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, D6 D6 D6। तो आप, और सारे लिगेंड्स जो हैं वो उसमें अमोनिया 5 है और Cl है, अमोनिया 5Br, अमोनिया 4BrCl। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही तरीके से होगी, T2G देन EG, और यहाँ पे हम लोग पेयरिंग कराएंगे बिकॉज कोबाल्ट +3 में है और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। बट उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? CFSE डिपेंड्स ऑन डेल्टा ओ ऑल्सो। डेल्टा ओ बोले तो स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है और लगभग सेम ही टाइप के लिगेंड है। तो आप डेल्टा ओ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डेल्टा ओ इज मोर देन CFSE की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। तो डेल्टा ओ ज़्यादा कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज़्यादा होते हैं। डेल्टा ओ डिपेंड्स ऑन लिगेंड। तो Cl और Br के अंदर Cl इज पावरफुल, Cl और Br के अंदर Cl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अमोनिया। तो A और B C से ज़्यादा है और A और B में भी A ज़्यादा है क्योंकि वहाँ Cl है। तो सबसे ज़्यादा हो गया A, देन हो गया B और लास्ट में आ जाएगा C। तो ये ऑर्डर करेक्ट है। सो इससे हमारा जो आंसर करेक्ट आ रहा है वो आ रहा है A, B एंड D। सो ये हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें NiCl2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, जिसमें डाइडेंटेड लिगेंड विच इज इथाइलिन डायमीन ऐड किया है अलग अलग रेशियोज के अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बने हैं। तो निकल के साथ में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में एक ही इथाइलिन डायमीन ऐड किया, तो बाकी लिगेंड्स जो है वो क्लोराइड रहेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा NiEn होल ट्वाइस Cl2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा बिकॉज ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इथाइलिन डायमीन, इसलिए 2 इथाइलिन डायमीन और 2 क्लोराइड। यहाँ इथाइलिन डायमीन 3 आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट विल नॉट चेंज ऑफ द निकल, तो यहाँ पे +2 रखेंगे और यहाँ आ जाएगा -2। तो दिस इज X कॉम्प्लेक्स, दिस इज Y कॉम्प्लेक्स, दिस इज Z कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन ए के अंदर पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स X हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्जॉर्ब वेवलेंथ। तो एब्जॉर्ब वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसका मतलब कैसे चेक करेंगे एब्जॉर्ब वेवलेंथ? तो डेल्टा ओ से चेक करेंगे। डेल्टा ओ मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। स्प्लिटिंग एनर्जी गैप जो क्रिएट होता है T2G और EG के बीच में, वो डेल्टा ओ जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा वो गैप होगा, एनर्जी गैप। स्प्लिटिंग एनर्जी ही वही होती है, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ज़्यादा एनर्जी गैप। अब ये स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है टाइप ऑफ लिगेंड पे। जितने ज़्यादा बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, उतना ज़्यादा डेल्टा होता है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा Z के अंदर, देन हो जाएगा Y के अंदर, देन हो जाएगा X के अंदर। तो ये डेल्टा ओ की वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? लेमडा इसके रिवर्स हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा? Z। तो सबसे ज़्यादा लेमडा किसका होगा? X का, देन Y, देन Z। तो ये ऑप्शन सही है। कॉम्प्लेक्स X हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्जॉर्ब वेवलेंथ। कॉम्प्लेक्स Y इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स Y है विच इज़ निकल +2, तो D8 है, D8 है। और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, D8 के अंदर ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है इरेस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, क्योंकि D8 के अंदर दो वैकेंट d ऑर्बिटल हमारे पास में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए sp3d2 होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो यस इट विल बी कलर्ड। ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स Z हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। बिल्कुल सही बात है, Z में 3 इथाइलिन डायमीन है। ऑल थ्री आर पैरामैग्नेटिक, ऑल थ्री आर पैरामैग्नेटिक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यस सभी के अंदर D8 है और सभी के अंदर हाइब्रिडेशन जो है sp3d2 है। तो यस सभी पैरामैग्नेटिक भी है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा D8 1 2 3 4 5 6 7 8। पेयरिंग नहीं होगी तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A, B, C, D। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है कम्प्लीटली बेस्ड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे पूछी हुई है, काफ़ी डिटेल्ड के अंदर एक्सप्लेनेशन आपको सुनने को मिलेंगे इसमें। तो पेशेंस के साथ हमें सुनना है, समझना है क्वेश्चंस को, राइट। और एडवांस में जब आएगा तो उसे कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी हमें ट्रिक समझनी है यहाँ पे। तो जब ये कॉम्प्लेक्सेस हमें गिवन है MAB, ये AC है विच इज़ ए बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये AA टाइप का होता है और ये है A2। तो इसको हम बना सकते हैं MAA A2BC, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसके हमें सारे आइसोमर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, ओनली देन वी विल बी एबल टू गिव द आंसर अमोंग दीज, राइट। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। AA बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको आपने ऐसे लिख लिया। देन A और A आमने सामने आएंगे और ये BC हो गया। A के सामने मैं A भी रख सकता हूँ, B भी रख सकता हूँ, C भी रख सकता हूँ, तो 3 केसेस हो गए।
फिर उसके बाद जो है लास्ट केस जो बचा जिसमें बी और सी को ट्रांस पे रख दिया हमने और ए और ए सी से आ गए, राइट। सो दीज आर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं विच आर 4। इसमें यहाँ प्लेनोसिमेट्री आएगी जब सेम लिगेंड आमने सामने होंगे तो उसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होती है, राइट, क्योंकि ये सारा मॉलिक्यूल प्लेन में आ जाएगा एंड अबव एंड बिलो यू कैन सी दे आर सेम। तो पीओएस है और यहाँ पर भी पीओएस है क्योंकि बी सी और एम को आप प्लेन में ले लीजिए और इस तरीके से कट कर दीजिए। लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री नहीं है, मतलब इनके एनेंशियोमर्स भी बनेंगे। एनेंशियोमर्स बनेंगे तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 4 तो यहाँ पे हैं, 2 एनेंशियोमर और 6, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने हुए? ऑप्टिकली एक्टिव हुए 4, ये 2 कंपाउंड और इनके मिरर इमेजेस। तो अब ऑप्शन की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक्चुअली ऑप्टिकल नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव का जो गैप है वो 2 है, तो ए के लिए ये बात सही है, पी सही है। ओनली सिस कॉन्फिगरेशंस आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ पर जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो सिस ही देखा जाए तो, क्योंकि दोनों ए एक दूसरे के कहाँ पर प्रेजेंट है? सिस पे प्रेजेंट है, तो ये भी सही है। एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यस, ये तो इससे ही पता लग जाएगा। NO3 और Cl एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म हो सकता है इसमें, तो आर भी आएगा। देन 2 ट्रांस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो 2 ट्रांस, यस ये ट्रांस है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एंड यहाँ पर देखें हम लोग तो बी और सी जो है वो एक दूसरे के ट्रांस पे ही देखा जाए तो ये भी कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो 2 ट्रांस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी सही बात है। Optically active when both monodentate ligands are at adjacent sites in cis configuration. Yes, both monodentate ligand are at adjacent site in cis configuration. ये बात भी सही है, तो T भी सही है। That is also MA2 AA BC टाइप वाला केस। तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें सेम उसी तरीके से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स 6 होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव टोटल 4 होंगे। तो इसमें भी सभी आंसर्स मैच कर जाएंगे। एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो ये मैच नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। Br को Br से ही रिप्लेस करेंगे तो कोई नया आइसोमर नहीं बनेगा, राइट। और बाकी वाटर एंड अमोनिया न्यूट्रल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो आंसर होगा वो होगा PQST। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन सी की, MA2AA B2, तो ये इस टाइप का केस हो गया। और यहाँ पर मैंने इसके GI बना रखे टोटल, तो इसमें आप देखेंगे GI के अंदर तो टोटल GI कितने बने हैं? 1 2 3, टोटल GI बने यहाँ पे 3। अगर बात करें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की तो एक कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एनेंशियोमर भी बनेगा, और एनेंशियोमर बनेगा तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव 2 होंगे, तो डिफरेंस जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स का और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का वो 2 है, अब भी 2 है, तो पी ठीक है यहाँ पे। ओनली सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर हम बात करें इस वाले केस के अंदर तो सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, यस। बाकी जो ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्यू भी करेक्ट है। अब बात करते हैं आर ऑप्शन की, एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं कर पाएगा ये शो, किसी टाइप का भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो पाएगा। 2 ट्रांस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल्कुल दोनों ट्रांसफॉर्म जो हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑप्टिकली एक्टिव व्हेन बोथ मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स आर एट द सिस कॉन्फिगरेशन, तो यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट, सो PQST। उसके बाद डी ऑप्शन की बात करते हैं, डी ऑप्शन इज लाइक MAA होल ट्वाइस A2, MAA होल ट्वाइस A2, ये वाला केस है। तो इसमें सिस वाला जो फॉर्म है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, जब भी बाइडेंटेड लिगेंड आपके 2 बाइडेंटेड लिगेंड सिस फॉर्म में आते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है हमेशा, और ये वाला जो केस है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल GI कितने बने हैं? 2, जिनमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन गए? 3, और ऑप्टिकल एक्टिव कितने हुए? 2। तो इस बार ये गलत हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव का जो डिफरेंस है वो 2 नहीं है, इस बार केवल एक ही है। ओनली सिस फॉर्म आर ऑप्टिकली एक्टिव, ओनली सिस कॉन्फिगरेशन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये बात सही है। ट्रांस कॉन्फिगरेशन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्यू इज करेक्ट। एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो ये नहीं होगा। 2 ट्रांस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो 2 ट्रांस नहीं, केवल एक ही ट्रांस है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली
एक्टिव व्हेन बोथ मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर एट द सिस कॉन्फ़िगरेशन, तो यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट, सो QT करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर जो है इसके करेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो इस तरीके से हम डील कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। थोड़े क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से बेटर हो सके, राइट। और हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं, और भी बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम इसी तरीके से डालने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप ज़रूर उनको देखिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग करिए और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।